नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 22 दिसंबर बुधवार दोपहर की बुलेटिन में। चलिए देखते अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। विक्रम विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों ने भारतीय वेशभूषा में उपाधि और गोल्ड मेडल ग्रहण किए। छात्राएं साड़ी और छात्र कुर्ता पजामा जैकेट और साफा पहनकर शामिल हुए। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच भी पूरे कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां बिखेर दी गई। कार्यक्रम में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी और ना ही मास्क लगाए लोग नजर आए। खुद राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री बगैर मास्क के रहे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने नई शिक्षा नीति की जानकारी भी दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उज्जैन के गौरवशाली महत्व को स्थापित करते हुए हम हर साल दीक्षांत समारोह का आयोजन करते हैं। नई शिक्षा नीति को लागू करने में हमारी टीम अन्य राज्यों का मार्ग प्रशस्त कर रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि जीवन में कुछ पाने के लिए मन की इच्छा को बना कर रखें, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। ज्ञान हर छोटी से छोटी चीज से हासिल हो सकता है। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति लागू कर छात्र को कम उम्र में ही उनका मनपसंद विषय चुनने का मौका दिया है। विश्वविद्यालय में आज माननीय महामहिम राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल आए हैं और 25वां दीक्षांत समारोह हमारा विभिन्न संकायों का संपन्न हुआ है। एक खास बात है कि लगातार ये हमने 5 साल से हर वर्ष दीक्षांत समारोह होना ही चाहिए, इसका आग्रह भी किया है कि बाबा महाकाल की नगरी भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली, ऐसे में दीक्षांत की हमारी परंपरा गौरवशाली है। बच्चों को प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है और एक वातावरण स्वस्थ बनता है। मुझे इस बात की इस वर्ष ज़्यादा खुशी इसलिए भी है कि 157 नए कोर्स विक्रम विश्वविद्यालय प्रारंभ किए हैं। नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में लागू हुई है। इस नाते से दीक्षांत के माध्यम से हम नई शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और नए कोर्स के प्रति लोगों को लालायित भी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये शैक्षणिक जो वातावरण यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बना है, ये और उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। नई शिक्षा नीति लागू करने की माननीय प्रधानमंत्री की जो भावना है। आज हमारा 25वां दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। माननीय महोदय कुलाधिपति महोदय ने और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने उद्घोषण दिया। इसमें 131 बच्चे शामिल हुए, जिसमें 48 पीएचडी गोल्ड मेडल हैं और बाकी सब पीएचडी हैं। इसमें 55 लड़कियां हैं और 60 इसमें जो है बच्चों ने शिरकत की। मोक्षदायिनी शिप्रा आखिर क्यों प्रदूषित हो रही है? क्या खान का गंदा पानी शिप्रा जल को प्रदूषित कर रहा है? आखिर कौन से नाले और उद्योग शिप्रा जल को दूषित कर रहे हैं? ये जानने के लिए संत महंत बुधवार को इंदौर पहुंच गए। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह और निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने संतों को अन्नपूर्णा ट्रीटमेंट प्लांट दिखाया। दरअसल शिप्रा का पानी खान नदी के प्रदूषण के कारण बेहद प्रदूषित हो गया है। हालात ये है कि जल आचमन योग्य तक नहीं है। चूँकि उज्जैन का महत्व श्री महाकालेश्वर मंदिर और शिप्रा स्नान से है, इसलिए संतों ने धरना शुरू किया था। कैबिनेट मंत्री और कलेक्टर के आश्वासन के बाद धरना स्थगित कर दिया गया था और संतों ने 15 दिन की डेडलाइन दी थी। सीएम के हस्तक्षेप के बाद 3 विभागों के पीएस ने शिप्रा क्यों गंदी हो रही है और ये जानने की कोशिश की थी, लेकिन अपने दौरे में अफसरों ने संतों को दूर रखा था। अब संत खुद शिप्रा के प्रदूषण की स्थिति जानने निकले हैं। बुधवार को महंत रामेश्वर दास जी, विनीत गिरी जी, भगवान दास जी, राजेश त्रिवेदी, महेश पुजारी जी सहित बड़ी संख्या में संतों ने इंदौर से अपना दौरा शुरू किया। दौरे में इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह और निगमायुक्त प्रतिभा पाल भी साथ रही। इन्होंने संतों को इंदौर में ट्रीट किए जा रहे खान नदी के पानी की जानकारी दी। इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट का मुआयना भी कराया। इंदौर में 7 ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए खान नदी का पानी ट्रीट किया जा रहा है। उज्जैन के सिद्धार्थ जल्द ही आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। उन्हें मुंबई इंडियंस के लिए ट्रायल देने का बुलावा आया है। बुधवार शाम 4 बजे सिद्धार्थ इंदौर से मुंबई के लिए रवाना होंगे। मुंबई इंडियंस के लिए उनके फाइनल ट्रायल 23 और 24 दिसंबर को होंगे। यदि सब कुछ ठीक रहा तो वे अगले साल मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते दिखेंगे। 24 साल के सिद्धार्थ ने 11 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर के रूप में खेलने वाले सिद्धार्थ बैटिंग के लिए क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को और विकेट कीपिंग में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आदर्श मानते हैं। वे न्यूजीलैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम की बैटिंग के भी कायल हैं।
2008 में जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट क्लब से उन्होंने खेलना शुरू किया। अंडर 14 में 2 साल, अंडर 16 में 2 साल, अंडर 19 में 3 साल खेले। सिद्धार्थ राजकोट में 6 से 19 दिसंबर तक खेली गई विजय हजार ट्रॉफी में मध्य प्रदेश टीम का हिस्सा रहे। प्री क्वार्टर फाइनल में हालांकि एमपी टीम यूपी से हार गई। उनका खेल देखकर ही ट्रायल के लिए सिद्धार्थ को सिलेक्ट किया गया। परिवार की बात करें तो लक्ष्मी नगर में रहने वाले सिद्धार्थ के पिता महेश पाटीदार फ्रीगंज में टेलीकॉम शॉप चलाते हैं। उनका बड़ा भाई रवि सिविल इंजीनियर है और मां गृहिणी। परिवार और रिश्तेदार के साथ कोच नितिन श्रीवास्तव और अरविंद कुमार इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। पिता महेश पाटीदार ने कहा, सिद्धार्थ का रुझान बचपन से ही क्रिकेट में रहा। सिद्धार्थ 10वीं तक शिक्षित है और मैच के लिए उन्होंने 12वीं की परीक्षा भी नहीं दी। उम्मीद करते हैं वे हमारे शहर और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। देखो भैया, उसे चांस तो 1-2 साल पहले ही मिल जाना था, क्योंकि उसमें जो प्रतिभा है वो मेरे हिसाब से तो मध्य प्रदेश के किसी भी खिलाड़ी में वो प्रतिभा नहीं है। क्योंकि वो कब क्या कर जाता है ये किसी को भी इल्म नहीं। और एक बार उनने 300 नहीं बना, उनने 3-4 बार 300 रन बना दी। ऐसी प्रतिभा। और इस बार जो सीनियर डिवीज़न की टीम हमारी रीवा में खेली थी, तो एमपी की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग है मध्य प्रदेश की, वो रीवा से खेलते हैं, तो उनके अगेंस्ट भी उनने 300 रन बनाए थे। जिसमें जो इंडिया खेल रहे हैं ईश्वर पांडे जी, वो भी उसमें थे, उनने भी गेंदबाजी कर ली थी, उनके अगेंस्ट 300 रन बना। वो अभी विजय हजारे में क्या रहता है कि कोई खिलाड़ी ऐसा रहता है जिसका 1-2 मैच में रन नहीं बना पाता है, तो उसके बिहाफ पे तो उसको बाहर नहीं कर सकते। उससे पहले अभी जो CK नायडू 25 हुई, उसमें उनने राजकोट में मैच खेल रहे थे वो, उसमें एमपी की तरफ से एक उसका शतक है, एक में मतलब कोई सी भी चारों पारी ऐसी नहीं थी जिसमें उसके 50 से नीचे रन। बचपन में उसका रुझान जो है खेल के प्रति ज़्यादा था, तो नितिन जी और अरविंद जी के सानिध्य में उसको हम लोगों ने छोड़ा और वो धीरे धीरे जो है एमपी खेला। सारे एमपी के मैचेस जो है 14 से अभी तक 25 तक मतलब खेल रहा है। वो सारे मैचेस खेल रहा है, एमपी से खेल रहा है पूरा बाकायदा, जो है रिजल्ट भी दे रहा है, अच्छा खेल रहा है। अभी पढ़ाई वगैरह को लेके कैसा? पढ़ाई से ज़्यादा हम लोगों ने खेल को महत्व दिया है। 2-3 बार 4 बार जो है कम से कम 12th की एग्ज़ाम के लिए मिस करी है उसने, मैचेस के लिए। मतलब जो है 12th की एग्ज़ाम एक बार तो दी भी सही, पर फेल हो गया। पर हमारे लिए पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए खेल महत्वपूर्ण है। जिस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस है, उसको आगे इसी क्षेत्र में बढ़ाना है, इसीलिए हम लोगों ने जो है इधर ज़्यादा ध्यान दिया हमने पढ़ाई से ज़्यादा। अभी जो हमारे अंडर 25 के मैचेस हुए थे वनडे, ये BCCI के डोमेस्टिक जो मैचेस रहते हैं उसमें मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो उसमें सिलेक्टर्स हमको देखने आए थे, तो उसमें उन्होंने मेरी बैटिंग देखी, तो उस हिसाब से उन्होंने मुंबई इंडियंस के ट्रायल्स रखे हैं, तो उसमें मुझे फाइनल ट्रायल्स के लिए कॉल आया है। मुझे आज रिपोर्ट करना है वहाँ पर मुंबई में। आज शाम को 4 बजे की मेरी फ़्लाइट है। मैंने यहाँ से ही 2008 में अपने JNCC क्लब से शुरुआत करी थी, जिसमें नितिन सर और अरविंद सर मेरे कोच थे शुरुआत। मंदिरों में महिलाओं की चेन उड़ाने वाली चोरनी को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। उससे अब तक गढ़कालिका मंदिर से चुराई चेन बरामद नहीं हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की हीरापुर की निवासी पूजा पति अजय कुमार, बिबरिया आजमगढ़ की ज्योति पति राजकुमार और गाजीपुर की एक नाबालिग को पुलिस ने मंगलनाथ मंदिर के एक IAS अफसर की बहन का पर्स चुराने के आरोप में हिरासत में लिया था। CCTV फुटेज से पूजा की पहचान महाकाल मंदिर में गुजरात की श्रद्धालु की चेन चुराने वाली के तौर पर हुई है। महाकाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही थी। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ से पूजा को 5 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है, जबकि ज्योति को जेल और नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। गिरोह की सरगना पूजा निकली है। वे वारदात कर यूपी चली जाती थी और फिर कुछ दिन बाद वापस आ जाती थी। वे चोरी की गई चेन को यूपी में ही ठिकाने लगा देती थी। फिलहाल पूजा से ये पता किया जा रहा है कि उसने गढ़कालिका मंदिर की चेन को कहाँ ठिकाने लगाया है। पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर कांग्रेस की भूमिका पर कैबिनेट मंत्री मोहन यादव बरस पड़े। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने OBC आरक्षण निरस्त कराया और अब वो अपने को OBC का हिमायती बनने की कोशिश कर रही है।
यादव विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान मीडिया कर्मी से बात कर रहे थे। उन्होंने साफ किया कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी हुए बगैर पंचायत चुनाव कराना मुश्किल काम है। सरकार इसे लेकर फिर से कोर्ट जा रही है। कांग्रेस ने भी साथ देने का वादा किया। ओबीसी प्रदेश की आबादी में 50% से ज्यादा है। कैसे इस वर्ग को रोका जा सकता है? कांग्रेस ने वातावरण बिगाड़ा और पंचायत चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया। पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया गया है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे का निराकरण होना जरूरी है। अब कांग्रेस तो लकीर पीटने का काम करेगी। विवेक तनखा जी ने आग लगाई है। विवेक तनखा जी को ही द्वारा ये आरक्षण के ओबीसी के मामले में आपत्ति ली गई थी। अब विवेक तनखा जी कुछ भी कर ले, वो उनके जो गलती उनसे हो गई है, पाप उनसे हुआ है। पूरा ओबीसी सहित पूरा प्रदेश माफ़ नहीं करेगा। इतनी बड़ी चुनाव की प्रोसेस चालू कर दी थी। पूरे चुनाव को चैलेंज करते हुए उन्होंने ओबीसी वर्ग के साथ जो अन्याय किया, कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगी। सावधान, ट्रैफिक सिग्नल को फाड़ने से पहले लाइट देख लीजिए। रेड लाइट का उल्लंघन करना आपको भारी पड़ सकता है। स्मार्ट सिटी प्रशासन द्वारा लगाए गए कैमरों की मदद से अब रेड लाइट फाड़ने वालों को चालान भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में उज्जैन नगर निगम कमिश्नर की गाड़ी का चालान भी काट दिया गया। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रशासन ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत प्रमुख चौराहों पर कैमरे लगाए हैं। इनकी मदद से ट्रैफिक पर निगाह रखी जा रही है। रेड लाइट का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं और इसे घर भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में 21 दिसंबर को उज्जैन नगर निगम कमिश्नर की गाड़ी का चालान भी काट दिया गया। उनकी गाड़ी ने रेड लाइट का वायलेंस किया था। तो आपने देखी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले अभय न्यूज़ आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।